संधि जी, आपने अपनी तमाम मेहमानों को सुन लिया होगा। 10 सीटों के दंगल में 2-3 एंगल हैं। एक जातीय समीकरण जिसकी बिलाल जी बात कर रहे थे, सुनील सर जो है कानून व्यवस्था की बात कर रहे थे। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह की जो घटक दल हैं, क्या बीजेपी के साथ आरएलडी वाला मामला हो या निषाद पार्टी का हो, समाजवादी पार्टी के साथ चाहे कांग्रेस वाला मामला हो, सीटों का बंटवारा तो हुआ नहीं है, लेकिन कुछ खींचतान सी दिख रही है। आरएलडी को लग रहा है कि साहब खैर दे दो, गाजियाबाद दे दो, मीरापुर दे दो, एक आध और कहीं हो जाए तो कम से कम 3-4 हो जाए। निषाद पार्टी भी लगी है कि एक और सीट मिल जाए। कांग्रेस ने तो पूरे 10 के 10 का ऐलान कर दिया प्रभारियों का, सीट अभी एक भी फाइनल नहीं हुई है। तो इस खींचतान में भी आप कहीं देख रहे हैं कि दंगल बहुत दिलचस्प होने वाला है 10 सीटों का। और अगर प्रभारियों के हिसाब से मैं आपसे पूछूं, प्रभारियों की लिस्ट हिसाब से आपको लग रहा है कि एक इम्तिहान इनमें भी होना है, जैसे अयोध्या में योगी जी वर्सेस शिवपाल यादव होना है और दूसरी सीट हो गई, किसका पलड़ा थोड़ा सा आप अपने हिसाब से भारी देख रहे हैं? देखिए साजिद भाई, जो राजनीतिक दल होते हैं जब चुनाव आता है, चाहे वो उपचुनाव हो चाहे वो मेन चुनाव हो, तो प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं, सह प्रभारी भी नियुक्त किए जाते हैं। ये पार्टी की एक अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ लीजिए या पार्टी का काम समझ लीजिए, जो कि अपने कार्यकर्ताओं के बीच में भी जाना है और लोगों को कनेक्ट भी करना है, लोगों को इकट्ठा भी करना है। अदरवाइज आपकी जो पार्टी है, पार्टी की उपस्थिति कैसे दर्ज होगी? पार्टी की उपस्थिति तभी दर्ज होती है चाहे पार्टी छोटी हो चाहे बड़ी हो। जैसे आरएलडी क्षेत्रीय पार्टी है, तो वो अपना पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने तरीके से चीजें देखेगी। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है और कांग्रेस के लिए सबसे जरूरी चीज ये है अपने प्रभारी नियुक्त करना, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन मजबूत करने में लगी हुई है। जिस तरीके से इस बार उन्होंने वापसी की है अपने सांसदों को जिताकर, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, समाजवादी पार्टी ने बहुत अच्छा किया है, बीजेपी को नुकसान हुआ है, लेकिन मैं मानता हूँ उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अच्छा और जो बड़ा कमबैक किया है वो कांग्रेस ने किया है। स्मृति ईरानी जैसी उन्होंने हराया, तो ये बड़ी चीज है। अभी आ जाता है जो उपचुनाव की 10 सीटें। देखिए 10 सीटों में मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाली है। बीजेपी के लिए इसलिए भी मुश्किल होने वाली है कि बीजेपी के अंदर एक तो दिखाई नहीं दे रही है, वो अंदरूनी लड़ाई भी चल रही है। बीजेपी एक ऐसा दल है जिसमें अंदरूनी लड़ाई सबसे ज्यादा है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य को आपने प्रभारी भी बना दिया, साथ में भी लगा दिया, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य बिल्कुल योगी जी को पसंद नहीं करते हैं, ब्रजेश पाठक बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी या संगठन महामंत्री धर्मपाल जी, ये लोग ऊपर से सिलेक्ट हुए। ऊपर के जो टॉप लेवल के लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लोकसभा चुनाव के बाद से कहीं न कहीं वो भी योगी जी से खिसियाए हुए हैं। लेकिन राजनीति में सारी चीजें दिखाई नहीं जाती, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। तो इसमें अग्नि परीक्षा तो योगी जी की है, क्योंकि लोकसभा चुनाव की हार का ठीकरा योगी के सर पर फूट चुका है। और अगर विधानसभा में भी ये चीजें होती हैं, तो आप देखेंगे योगी जी अगर सीएम रहते भी हैं तो एक स्टैंप बनकर रह जाएंगे। जैसे पिछले टर्म्स में आपने राजनाथ सिंह जी को देखा, वो देश के गृह मंत्री जरूर रहे, लेकिन वो एक स्टैंप की तरह रहे। अभी 2 बार से वो रक्षा मंत्री हैं, लेकिन एक स्टैंप की तरह हैं। तो चीजें दिल्ली से कमांड होती है, दिल्ली से कंट्रोल होती है, और बीजेपी के लिए रहा मुश्किल है। रही बात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की, देखिए समाजवादी पार्टी एक मजबूत पार्टी बन के उभरी है और कांग्रेस उस स्थिति में है जहां समाजवादी पार्टी के बिना अभी उसके लिए चलना मुश्किल है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस टकराव की स्थिति पैदा करेगी। कांग्रेस बिल्कुल सही तरीके से समाजवादी पार्टी को साथ लेकर के चलेगी, और मुझे लगता है इस गठबंधन को अगर आगे लेकर के चलना है और आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को अच्छा करना है, तो बिना हा हुल्ला हुए बड़े प्यार से उन्हें जो भी 1-2 सीट देनी है कांग्रेस को, वो दे तो देनी सीट चाहिए, ले ताकि लेते फिर जनता के इतनी बीच में एक मैसेज जाए। ये चिट्ठी पत्री जारी करने की। प्लीज लेट मी कंप्लीट। संदीप जी, साजिद जी, जनता के बीच में एक मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि हाँ समाजवादी पार्टी या कहीं अखिलेश यादव और राहुल गांधी का जो कॉम्बिनेशन है, जो इनका अंडरस्टैंडिंग है, वो बहुत अच्छी है। हाँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर इतने प्यार से सारी चीजें करनी थी तो ये चिट्ठी विट्ठी इतनी जल्दी जारी करने की क्या जरूरत पड़ी थी? सीट ही बांट लेते पहले।
साजिद जी, ये चीजें मैंने बताया, अपनी अपनी पार्टी के स्तर पर चीजें होती हैं। आप साइलेंट नहीं बैठ सकते, आपको अपनी उपस्थिति लोगों के बीच में भी दर्ज करानी है, मीडिया में भी दर्ज करानी है। मीडिया के माध्यम से लोगों में चीजें जाती है कि कांग्रेस पार्टी भी एक्टिव है, समाजवादी पार्टी भी एक्टिव है, आरएलडी भी एक्टिव है। अगर आरएलडी कोई स्टेटमेंट नहीं देगी, कोई काम नहीं करेगी, तो हमें कैसे डिस्कस करेंगे? आज हम जो डिबेट कर रहे हैं वो इसीलिए डिबेट कर रहे हैं कि पार्टी सभी अपने अपने तरीके से अपने अपने लेवल पर एक्शन मोड में है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कई बार ये होता है ना सर, कि कभी बस में या कहीं वैसी किसी सभा स्थल पर सीट हत्या नहीं हो तो लोग रुमाल डाल देते हैं पहले से। तो अभी सीट तो बटी नहीं, उन्होंने सोचा 10 सीटों पर प्रभारी घोषित कर दो, कम से कम इतना तो काम हो ही जाएगा। रुद्र जी, 3-4 सवाल हैं जो सरकार के हिस्से कम से कम आ रहे हैं। एक कानून व्यवस्था वाला मामला है, कहीं ना कहीं बताई जा रही है कि भाई एक कड़ी कमज़ोर है, भले ही आप उसको अपना कानून व्यवस्था को एक टॉप मॉडल माने, बुलडोजर को अपना प्रतीक माने। एक जो मामला है, जो दिल्ली वाला एंगल आता है ना बार बार, ये नब्ज जैसे ही विपक्ष हाथ रखता है या तमाम राजनीतिक विश्लेषक उस दिल्ली वाली उस पर दुखती रग पे हाथ रखते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी असहज स्थिति हो जाती है। कुछ मसला है क्या दिल्ली लखनऊ वाला वास्तव में, या वैसे ही नैरेटिव है? साजिद जी, वो तो मामला सबने देखा ही है, इसमें नहीं होने वाला तो कोई सवाल ही नहीं है। अच्छा, ये तो देखिए, बीजेपी ने एक नई पार्टी जब से शुरू करी है तब से वो दिल्ली और देश की राजधानी हो गया, यहाँ की नहीं है। जब एक नया कल्चर जैसे उन्होंने उप मुख्यमंत्री वाला रखा किसी भी प्रदेश में, तब से ये जो है घमासान है दिल्ली और हर प्रदेश की राजधानी में वो दिखता है, कहीं भी छुपी हुई बात नहीं, ये चीज स्पष्ट है। लेकिन जो उपचुनाव होते हैं ना, जैसे जो बात हो रही कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था की स्थिति बीजेपी के राज्य में बाकी सरकारों से बेहतर है, तो उसको उसका नुकसान कहीं नहीं होने वाला है। क्योंकि जो मेन जनता के बीच है ना, उसको लेकर के सरकार के कानून व्यवस्था को लेकर के कोई सवाल या निशान नहीं है, क्योंकि जो पिछली सरकारें हैं उससे बहुत बेहतर स्थिति में बीजेपी है। हाँ, सवाल ये है कि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज हो रही है, जो लोकसभा चुनाव में भी दिखाई दी थी और अब भी हो सकता है वो चीज आपको दिखाई दे, कि जो दिल्ली और लखनऊ के बीच जो आपसी टकराव है, उससे प्रत्याशियों के सिलेक्शन में गलती होगी। जैसे पिछली बार भी हुआ था कि जैसे बार बार ये कहा जाता है कि इतने लोगों का टिकट काटने की सिफारिश हुई थी लेकिन वो नहीं हुई, इसकी वजह से चुनाव में ही हार हुई। क्योंकि जब कुछ डिसीजन दिल्ली से लिए जाएंगे, कुछ उत्तर प्रदेश से लिए जाएंगे, कुछ कैंडिडेट उप मुख्यमंत्री के पसंद से होंगे, तो इस तरह की चीजें ये बन सकती हैं। क्योंकि जो चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं, उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है प्रत्याशी कौन होता है, क्योंकि वो सारे समीकरण देखे जाते हैं। क्योंकि उस चुनाव पर न कोई राष्ट्रीय मुद्दों का ज्यादा असर पड़ने वाला है, न बहुत बड़े प्रदेश स्तर के मुद्दों का उस पर असर होने वाला है। हाँ, उसका मेन असर इस बात पे जरूर पड़ता है कि जो प्रत्याशी है वो किस तरह से है, उसके समीकरण क्या है, या सरकार की तरफ से जो लोग वहां गए हैं उनका प्रभाव क्या है। क्योंकि देखिए, उत्तर प्रदेश में कभी भी ऐसी स्थिति नहीं रही है कि कोई पार्टी विधानसभा चुनाव में बहुत आगे या बहुत पीछे हो। यहाँ बहुत आसपास की लड़ाई होती है और उस लड़ाई में जिसके समीकरण अच्छे बैठ जाते हैं वो चुनाव जीत जाता है। ये समीकरण यहाँ लागू होंगे और वो समीकरण आपको दिखाई देंगे। साथ में जो उप प्रभारी नियुक्त किए गए हैं उनका भी टेस्ट है, क्योंकि उनके लिए भी तो जिम्मेदारी तय होंगी कि अगर आप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं तो आप अपने लिए एक सीट तो जिता ही सकते हैं। तो ये अंदरूनी राजनीति का भी परिणाम आप कह सकते हैं कि प्रभारी के सिलेक्शन में भी इस चीजों को देखा गया है कि उनकी भी जिम्मेदारी तय करी जाए, कि आने वाले समय में आपकी भी अकाउंटेबिलिटी सेट करी जाए कि आपने अपने क्षेत्र में क्या किया। रही बात, जैसे आप कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस ने देखिए इसमें सबसे अच्छी राजनीति कांग्रेस ने ही करी है, क्योंकि कांग्रेस ने जो प्रभारियों को नियुक्ति कर करके अपनी बार्गेनिंग पावर को बढ़ा दिया है। क्योंकि अब तक अगर ऐसे नॉर्मल चर्चा में आप आएंगे तो कांग्रेस को इस 10 विधानसभा चुनाव के लिए कोई सीट नहीं मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल से ना कांग्रेस को मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर कांग्रेस चुनाव में आती है तो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत अच्छी स्थिति में होगी। आपने विधानसभा में उनकी रुद्र जी के ऑडियो में कुछ बिलाल जी कुछ कहना चाह रहे थे जी। है कि जब अब चर्चा होगी तो उसकी सीटों की जो बात होगी जरूर, वो ना मिले ये अलग बात है, लेकिन अब चर्चा में आ गई है कांग्रेस। और मुझे लगता है कि जो अखिलेश यादव की पुरानी टेंडेंसी रही है, उस टेंडेंसी के हिसाब से अखिलेश यादव कांग्रेस को सीट दे सकते हैं, एक से ज्यादा भी सीट दे सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीट बंटवारे में बहुत बड़ा दिल दिखाया है, जो इस बार भी दिखाई दे सकता है। हाँ बिल्कुल, चर्चा ये भी चल रही है, क्योंकि इससे पहले खबर ये थी कि भाई खैर और गाजियाबाद की सीट दे दीजिए। हालांकि कांग्रेस कम से कम 4 और बराबर में 5 सीट मांग रही है, लेकिन लग अब ये रहा है कि हो सकता है जिस तरह से आपने कहा कि बार्गेनिंग वाला मामला हो सकता है। बिलाल जी, ये बार्गेनिंग वाला ही थोड़ी सी एक
चाल चल दी है क्या कांग्रेस ने, या आप जो कुछ कहना चाह रहे हैं पहले वो कर दीजिए। नहीं, देखिए, जो प्रभारी नियुक्त किए जाते हैं, जी। चाहे वो विधानसभा सीट हो चाहे वो लोकसभा सीट हो, हम्म। वो चुनावी प्रबंधन के लिए की जाते हैं कि कैंडिडेट को किस चीज की जरूरत है, किस सामग्री की जरूरत है, किस फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, किस तरह से रणनीति क्राफ्ट की जाए, उसके साथ मशवरा रेगुलर रहता है, प्रभारी संपर्क साधने में कामयाब होते हैं, किस तरह से वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकते हैं। कुल मिलाकर उसका काम प्रबंधन मैनेजमेंट होता है, चुनाव का मैनेजमेंट। जी। अब रहा सवाल कि कांग्रेस ने 10 के 10 सीटों पे अपने अपने प्रभारी नियुक्त किए। देखिए, हमें ये समझने की जरूरत है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक एलआई है, और ये जो प्रभारी दिए गए हैं, ये बार्गेन के लिए नहीं दिए गए, बल्कि एक दूसरे की सपोर्ट के लिए दिए गए। बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे समुदाय पे कांग्रेस का प्रभाव होता है, बहुत सारे समुदाय पे समाजवादी पार्टी का प्रभाव होता है, बहुत सारी जगह कांग्रेस के अच्छे संपर्क होते हैं, बहुत सारी जगह समाजवादी के संपर्क अच्छे होते हैं। तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, पूरक है। अब रहा साहब बार्गेन का सवाल, तो देखिए, जहां पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीती है, विनिंग एंड गेटिंग का फॉर्मूला हमेशा से लगता है। और रहा गाजियाबाद का सवाल, तो गाजियाबाद में जो डॉली शर्मा पिछली बार लोकसभा का चुनाव लड़ी थी, उनकी बहुत अच्छी पोजीशन थी। तो वहाँ तनुज पुनिया, आप देखते होंगे कि उनके पीएल पुनिया के बेटे प्रभारी बनाया गया। मीरापुर में इमरान मसूद को बनाया गया। और खैर और जो कटहरी लोकसभा सीट है, देखिए, आप अभी जिक्र चल रहा था कि साहब खैर और मीरापुर लोकदल मांग रही है, तो यकीनन खैर अलीगढ़ में पड़ती है, तो वहाँ जाट समुदाय का असर है, तो राष्ट्रीय लोकदल मांग सकती है। मीरापुर में पहले उनका कैंडिडेट था, लोकदल का विनिंग कैंडिडेट था, इसलिए राष्ट्रीय लोकदल के खाते में जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी के दृष्टिकोण से कह रहा हूँ, क्योंकि एनडीए के गठबंधन में गाजियाबाद में जो नॉर्मल फाइट है कांग्रेस एंड भारतीय जनता पार्टी के बीच में, तो वहां समाजवादी का क्लेम नहीं बनता, इसलिए वो कांग्रेस के पास जा सकती है। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है। वहीं मीरापुर पे भी थोड़ा माइनॉरिटी फैक्टर रहता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वहाँ कुंदरकी की सीट है, जियाउर रहमान, वहां पे एक माइनॉरिटी फैक्टर रहता है। तो जहां माइनॉरिटी फैक्टर है वहां उस तरह के प्रभारी दिए जाते हैं ताकि वो जनसंपर्क साध लें। और रहा बार्गेन का सवाल, तो देखिए, ये इतना बड़ा चुनाव नहीं है कि कांग्रेस बार्गेन करेगी छोटी इन सब चीजों के लिए। हाँ, एक एंगल जरूर रहता है, कांग्रेस अपने हिस्से की सीटें जरूर चाहती है, लेकिन ज्यादातर जो कांग्रेस की सीटें मिलेंगी, या तो उसे 2 मिलेंगी या 3 मिल सकती है। हालांकि वो जो सीटें होंगी वो क्षेत्रीय सीटें होंगी, जहां भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड रहता है, उसके कंट्रास्ट में ही कांग्रेस पार्टी लड़ना चाहेगी। जहां समाजवादी पार्टी के विनिंग कैंडिडेट है, वहां कांग्रेस हस्तक्षेप नहीं करेगी। बिल्कुल।